जोहार। भेंट वार्ता चैनल में आज दलित आदिवासी युवा मंच के अध्यक्ष रंजीत बावरी के पास हम लोग आए हैं। आज हम लोग जानेंगे संगठन के बारे में और संगठन क्या काम करती है। तो हम शुरू करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। जोहार सबको। सबसे पहले तो मैं YouTube चैनल को बधाई देना चाहूँगा भेंट वार्ता को, जो हमारे रामचंद्र केरकट्टा जी के द्वारा संचालित है। और इसका मैंने कुछ वीडियो या क्लिप्स मैंने देखा, जो भी उसका झारखंडी सभ्यता से संबंधित है या भाषा से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है या अधिकारों से संबंधित है। इस भेंट वार्ता YouTube चैनल के माध्यम से केरकट्टा जी इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, तो पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पहला सवाल सर, दलित या आदिवासी युवा मंच बनाने का ख्याल कहाँ से आया? ऐसा है केरकट्टा जी कि एक समय हम लोग का यहाँ झारखंड आंदोलन चल रहा था जी। तो झारखंड आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत ही संघर्ष करते करते आजादी से पहले से झारखंड एक अलग राज्य करने का मांग किया गया था जी। क्योंकि उसके पीछे कारण था कि यहाँ का भाषा, संस्कृति और यहाँ का जो जाति और जनजातीय का जो अधिकार है, वह बिहार राज्य, संयुक्त बिहार राज्य में पूरी तरह से अधिकारों से वंचित थे हमारे आदिवासी समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग। तो इसलिए हमको महसूस हुआ कि जो काम झारखंड अलग करने के लिए जो संकल्पित था, अबुआ दिसंबरे अबुआ राज को स्थापित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो एक संगठन के माध्यम से इसको जो है पूरे 24 जिला में करीब 260-65 प्रखंड है यहाँ पर और 3000 करीब ग्राम बसते हैं पूरे झारखंड में। तो मैंने सोचा है कि जहाँ आदिवासी दलित बहुल क्षेत्र है, उनको पहले जागरूक किया जाए। इसलिए ख्याल आया कि आदिवासी दलित युवा मंच का गठन होना जरूरी है। दलित या आदिवासी युवा मंच का संगठन विस्तार अभी तक किन किन जिलों में हो चुका है? अभी तो हम लोग इसको लेकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कुछ जामताड़ा के लोग जुड़े हैं, कुछ दुमका भी लोग भी जुड़े हैं। कुछ दिन पहले लातेहार भी मैंने प्रोग्राम किया। तो लमसम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना और साथ ही ये जो पलामू प्रमंडल है जी जी, तो उसके भी कुछ जिलों में हम लोग ने जनसंपर्क किया है। तो मोटा मोटी 8-10 जिलों में हमारे कार्यकर्ता है और कमेटी भी गठन हुई है। कम से कम मतलब 5 प्रमंडल में अपना सदस्य बनाने का ही मतलब? बिल्कुल। इसमें लोगों का क्या रुझान है कि दलित या आदिवासी युवा मंच लोगों को न्याय दिला पाएगा, राजनीतिक में ये अपना वर्चस्व काम कर पाएगा? क्या देखते हैं इसके संदर्भ में, आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग जो आदिवासी दलित युवा मंच का गठन किए हैं, वो सीधा हम लोग का एजेंडा क्लियर है। जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति जी। जो पूरे झारखंड राज्य में पूरे 29 राज्य है पूरे देश में जी, और 8 ऐसे राज्य है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही बात, समझे ना? तो मेरा कहना है कि जब हम उनके अधिकारों का बात करेंगे, जल, जंगल, जमीन का बात करेंगे, नौकरी के लिए डोमिसाइल का बात करेंगे, जमीन बचाने के लिए CNTSPT का बात करेंगे, कानून बनाने के लिए आपका यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एक मिनी असेंबली है, TAC, हाँ जी बिल्कुल, उसका बात करेंगे। तो बिल्कुल लोगों की बात करेंगे, लोगों की मुद्दे की बात करेंगे, तो हमसे लोग साथ आएंगे, तो लोग साथ आ रहे हैं। आदिवासी दलित युवा मंच के अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज को आप 10 साल पहले कैसे देखते थे? कहाँ था हमारा समाज? कहाँ, किस मोड़ पे खड़ा था और अभी कहाँ खड़ा है? वर्तमान और मेरे ख्याल में भूतकाल और वर्तमान में, मतलब कंपेयर जिसको बोलते हैं, कि कंपेयर करना है कि पहले हमारा समाज क्या था, अभी हमारा समाज कहाँ पर है। देखिए, झारखंड प्रदेश में जो लंबा आंदोलन चला है,
मैं एक चीज अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ के लोग जो है बड़ा ही स्वाभिमानी है, सीधे स्वाभिमानी भी है, सीधे साधे सीधे साधे भी है ना? और आजादी से पहले एक भ्रमित रखा गया था कि जल जंगल जमीन का पहला जो लड़ाई है 1855 में सिद्धू कानू मुर्मू ने चालू किया। तो उस समय जो स्थिति थी, उस समय महाजनी प्रथा बहुत था, बिल्कुल, है ना। उस समय था कि जमीन का लूट था, जमीन का लूट था, तो है ना। उस समय यहाँ के जो भूमि पुत्र है, यहाँ के जो मूलवासी है, उससे भेदभाव किया जाता था, उसे नौकरी से वंचित रखा जाता था, उन्हें जो मूल शिक्षा है उससे वंचित रखा जाता था, उसे संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है और लोग समझ रहे हैं कि हमें एकजुट होना है, जागरूक होना है। लेकिन अभी भी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग है। मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। वो उस समय जब छोटा नागपुर क्षेत्र इसको बोला जाता था संयुक्त बिहार, तो उस छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय 70% का भी आदिवासी हुआ करते थे, बिल्कुल, है ना। और अभी जो है अगर अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो अभी घट के 26% हो गया। तो पूरे दुनिया का आबादी जो है बढ़ रहा है, हमारा उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र का जो है आबादी घट रहा है। वो ट्राइबल बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर जब भी कल कारखाने जो बस रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूल निवासी है झारखंड के, वो स्थापित नहीं हो रहे, विस्थापित हो रहे हैं, और बाहर के लोग आके यहाँ स्थापित हो रहे हैं। तो इससे जो है हमारा जो जनसंख्या है, हमारी जो आबादी है, हमारा जो भाषा है, संस्कृति है, जल जंगल जमीन है, वो विलुप्त होने के कगार में है। ये मतलब संभवतः स्थिति आ चुकी है। रंजीत जी, जैसा आपने बताया कि शोषित हमारे समाज में ज्यादा है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, आप उससे आपको प्रेरणा मिली, इसके बाद ही आपने ये काम तय किया कि उसके पहले से आपने ठान के रखा था कि समाज के प्रति कुछ करना है? नहीं, देखिए, मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ, मैंने बचपन से देखा है। हम लोग तो एक बहुत सुदूर ग्राम गिरिडीह से जिले के मतलब डुमरी प्रखंड से आते थे। हमारे जब पिताजी वहां से जब आए धनबाद, और वहां मैंने देखा कि वहां पर कोयला जो है माथे में झोड़ा बोलते थे, झोड़ा में लेकर उस समय ढोया करते थे। और उस समय बाहरी लोगों का बहुत दबदबा था। बिहार उच्च वर्गों के लोगों को बिहार को उस समय लठेत बोला जाता था, और उसमें सूद भी वसूली होती थी, जबरन। किसी का जब तनख्वाह मिलता था, वो 30 दिन खटे, और जब उस समय लाइन लग के तनख्वाह लिया जाता था, उसका पैसा छीन लिया जाता था जब तनख्वाह होता था। तो मैंने ये सब देखा। उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि आखिर हमारा इतिहास क्या था। तो मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि 5000 सालों से हम लोग गुलाम है, बिल्कुल, समझे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को मैंने पढ़ा तो पता चला हमें कि पहले हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था, एक कुआं में, चापाकल में, एक तालाब में नहाने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें अपने शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, कुछ अधिकार नहीं था। तो मुझे प्रेरणा मिला कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया और भारतीय संविधान में हम लोग को अधिकार दिया। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि एक आदमी के संघर्ष से आज पूरा भारत में करोड़ों आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग जो है अधिकार और सम्मान के साथ जी सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करके उनका जो सपना है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो मुझे वहां से प्रेरणा मिलना चालू हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना अच्छा बताया। हमें लगता है कि आप इसी तरह से समाज को जागरूक करते रहिए और अपना संगठन विस्तार कीजिए। आने वाले समय में दलित या आदिवासी युवा मंच क्या राजनीतिक में अपना कदम रखेगी? बिल्कुल। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि अगर आपको हल्ला करना है या आपको आवाज उठाना है तो सड़कों में आवाज करने से कुछ नहीं मिलेगा, हल्ला करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको आवाज बुलंद करना है तो विधानसभा, लोकसभा जाइए, वहां पर। तो मेरे हिसाब से जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी अगर नहीं हम लोग को, आदिवासी दलित समाज को नहीं मिलती है, तब
तब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी भी बहुत जरूरी है सामाजिक हिस्सेदारी के साथ। रंजीत जी से लास्ट सवाल। आपने दलित आदिवासी युवा मंच का गठन किया, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मैं चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संपर्क नंबर और कार्यालय का एड्रेस बता दें, ताकि आपसे ज़्यादा लोग जुड़े, आपके बारे में जाने, आपके मंच के बारे में जाने, और यूं ही आप भलाई का काम करते रहिए। मेरा नाम रंजीत बावरी हुआ और मैं संस्थापक सह मुख्य संयोजक हूँ आदिवासी दलित युवा मंच का। और मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है 6201200952 और केंद्रीय कार्यालय है आदिवासी दलित युवा मंच का रांची भरमटोली बरियातू। तो आप लोग मेरे नंबर से या करकट्टा जी के माध्यम से या फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। धन्यवाद आपको भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।